देश का डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गरिमा सिंह। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को न तो पुलिस पूछताछ के लिए बाध्य कर सकती है और न ही अस्पताल उन्हें रोककर उपचार संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण रहे, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक कारण है वो ये है सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती हुई मृत्यु का आंकड़ा। हमारे देश में हर साल लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें करीब 1,70,000 लोगों की जान चली जाती है। यातायात के नियमों का पालन करके बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। वहीं क्रिटिकल लोगों को, दुर्घटना में घायल लोगों को किस तरह से प्राथमिक उपचार देना चाहिए, इस तरह की जागरूकता बढ़ाकर बढ़ती हुई मृत्यु के आंकड़ों को भी कम किया जा सकता है। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो हमारे देश में हर साल होने वाली दुर्घटनाओं में 100 में से 34 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु के आंकड़े को कैसे कम करें और प्राथमिक उपचार के लिए या प्राथमिक केयर में किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में विस्तार से हमें बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं दिल्ली स्थित एम्स हॉस्पिटल के ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर जुनैद आलम। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ट्रॉमा सर्जरी क्या होती है? अमूमन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसके अलावा जो है फॉल फ्रॉम हाइट, मतलब छत से नीचे गिरने की घटनाएं होती हैं। साथ में गन शॉट इंजरी होती है, गोली लगे हुए केसेस, और उसके अलावा असॉल्ट वगैरह के केसेस जो होते हैं। और इन सारे केसेस में जिसमें ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की, तो उसमें सर्जरी की जाती है। ये चूंकि सारे के सारे जो है ट्रॉमा से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको ट्रॉमा सर्जरी में इंक्लूड किया जाता है। ये आप समझ लो कि सर से लेके और पांव तक किसी भी तरह के ट्रॉमा से रिलेटेड कोई भी इंजरी हो और उस इंजरी से रिलेटेड अगर किसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो वो ट्रॉमा सर्जरी करता है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होते हैं। खासतौर से अगर स्पाइन और ब्रेन की कोई सर्जरी होती है तो उसके लिए न्यूरोसर्जन्स यूज बेसिकली करते हैं उसकी सर्जरी। और अगर हड्डी से रिलेटेड कोई चीज है तो उसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं। और बाकी उसके बाद चाहे चेहरे की कोई चोट हो या फिर चेस्ट में कोई इंजरी हो, नेक में कोई इंजरी हो, एब्डोमेन में मतलब पेट में कोई इंजरी हो, या अब नसों में कोई इंजरी हो, हार्ट में कोई इंजरी हो, तो ये सारी सर्जरी जो है ट्रॉमा सर्जरी सर्जन करता है और ये ट्रॉमा सर्जरी के अंतर्गत आती है। ओके, तो सर ये नॉर्मल सर्जरी जो है और ट्रॉमा सर्जरी जो है, इनमें फिर क्या मतलब, इनमें क्या अंतर होता है? देखिए, नॉर्मल सर्जरी बेसिकली वो पैथोलॉजिकल होता है, वो धीरे धीरे बीमारी होती है। और ट्रॉमा जो सर्जरी है, ट्रॉमा जो है वो अचानक होने वाली चीज है। जैसे किसी को पता नहीं है कि कब क्या हो जाए, ये वो वाली कंडीशन होती है। अमूमन जो इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं वो 15 से लेके और 45 साल के लोग होते हैं, जो, और ख़ास तौर से उसमें मेल की संख्या, जो पुरुषों की संख्या है वो ज़्यादा है बनिस्बत औरतों की। अमूमन जो है ये भी है कि केयरलेसनेस भी है गाड़ी चलाने वगैरह में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गाड़ी जब चलाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भाई ट्रैफिक रूल को कैसे फॉलो करना है, कि सबको जल्दीबाजी रहती है निकलने की बाहर, और टू व्हीलर्स थोड़ी सी भी जगह मिलती है उसमें वो निकाल लेते हैं गाड़ी को अपनी। तो ऐसे में ट्रॉमा के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। ओके सर, जैसे हमने देखा सड़क पे कोई दुर्घटना हुई है, कोई व्यक्ति घायल है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो किसी भी घायल व्यक्ति को आप देखें तो उसे छोड़ ना दें। आप उसके करीब जाइए, एसेस कीजिए कि वो जिंदा है या नहीं है। अगर जिंदा है तो एक वो होता है कि वो उस पेशेंट को थोड़ा, मतलब जो भी व्यक्ति हो उसको हल्का करवट देके लिटा दें, ताकि कोई भी चीज, जो अगर हेड इंजरी है, चाहे मुंह में कोई भी अगर लार वगैरह है जमा, तो वो फेफड़े में ना चला जाए, जिसको एस्पिरेशन बोलते हैं।
तो उससे भी मौत होती है। उसके अलावा हमें ये एक चीज़ का ध्यान ज़रूर देना है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ध्यान देना है। अमूमन क्या होता है कि नेक इंजरी होती है, हेड इंजरी होती है, साथ में स्पाइन इंजरी भी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम पकड़ के और दोनों हाथ पैर से अमूमन लोग टांग के लेके चले आते हैं, हालाँकि वो अपने से वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वो होता है कि अच्छा करने के चक्कर में जो उम, जो इंजरी होती है, जो इनकम्प्लीट इंजरी है, वो कंप्लीट इंजरी हो जाती है। जैसे नेक इंजरी में अगर हम बात करें, तो अगर नेक सर्वाइकल स्पाइन की बात कर रहे हैं, इसको सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। तो अगर नेक के स्पाइन के बारे में बात करें, अगर इसमें किसी को चोट लगी हुई है, मान लो वो पार्शियल फ्रैक्चर है, लेकिन अगर किसी ने उठाया और हैंडलिंग में चूंकि सर भारी होता है और अचानक वो नीचे आया और हैंडलिंग में उसमें सेकेंड इंस्टेंस इंजरी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, तो उससे पूरे की पूरी बॉडी जो है पैरालिसिस हो सकती है। तो ट्रांसपोर्ट करना, उसके अलावा हाथ पैर में अगर चोट लगता है, किसी का फ्रैक्चर है, अगर दिख रहा है कि फ्रैक्चर है, तो आस पड़ोस में जो भी ऐसी चीज हो, कठोर चीज, इवन मैं बोलता हूँ कि किसी मतलब पौधे के डाल अगर मिल जाए उसको, या कोई कार्डबोर्ड मिल जाए उसको, उसको सीधा करके पैर को या हाथ को जो भी है ऑर्गेन सीधा करके उसे बांध दें, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना हो। और ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा हार्ड सरफेस पे लेटा के पेशेंट को और उसके बाद करना चाहिए। साथ ही साथ जब आप पेशेंट देखें तो आप तुरंत जो है 112 नंबर पे कॉल करें। और 112 सब चीज के लिए है, पुलिस के लिए भी है, एम्बुलेंस के लिए भी है। तो 112 पे आप कॉल करें और आपको एम्बुलेंस आ जाएगी। और एम्बुलेंस आपको अंदर से काफ़ी फैसिलिटी होती है, उसमें कोई ईएमटी पर्सन रहता है जो मेडिकली थोड़ा नॉलेज रखता है किसी चीज़ को, और वो आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। तो आपका प्राइमरी मोटो ये होना चाहिए, चूंकि हिंदुस्तान में इसको प्री हॉस्पिटल केयर बोलते हैं, ये इतना डेवलप नहीं है जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में है। तो हमें पेशेंट्स को मतलब जल्द से जल्द, यानी जो व्यक्ति घायल है उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने का हमारा मोटो होना चाहिए। और ये भी ध्यान देना चाहिए एक कि कहीं अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे आपके पास या गमछा हो या कोई कपड़ा हो या दुपट्टा हो, किसी भी चीज से उस ब्लीडिंग को आपको, या फिर प्रेशर, हाथ के प्रेशर से उसको प्रेस करके उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी की लाइफ बचा सकते हैं। सर, अगर दुर्घटना के दौरान किसी व्यक्ति के सिर में चोट लगी है या गर्दन में चोट लगी है, तो उस व्यक्ति को कैसे उठाना चाहिए ताकि उसकी चोट और ना गड़बड़ाए? जैसे आपने अभी बताया पीछे कि हमें ध्यान रखना होगा, तो मतलब हमारा उठाने का तरीका क्या होना चाहिए उस व्यक्ति को? यूजुअली ऐसे केस में हम एक व्यक्ति उसको नहीं उठा सकता, मतलब एक व्यक्ति के उठाने से चांसेस ऑफ इंजरी काफ़ी हाई हो जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि आस पड़ोस के लोगों से हेल्प मांगें। और एक्चुअली हमें जो भी विक्टिम है उसका हेड स्टेबलाइज करते हैं, और इसका एक तरीका होता है। अगर जिस व्यक्ति को चोट लगी है, अगर वो व्यक्ति हेलमेट पहन रखा है और हेलमेट है, तो हेलमेट निकालने का भी एक तरीका है कि एक इंसान नीचे खड़े होके और उसका जो स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन जो नेक की वो होती है, उसको अलाइनमेंट करे और दूसरा उसको निकाले। इसकी एक ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे निकालना होता है। दूसरी चीज ये कि उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है कि जब टांग के ऐसे लेके चले गए और दो आदमी हाथ पकड़ के टांग ले या दो आदमी पैर से नहीं, एक फ्लैट सरफेस पे गर्दन को अच्छे से हैंडल करके और फ्लैट सरफेस पे लेटाना है ना, जो भी हो फ्लैट सरफेस हो, और उसके बाद फिर उसको शिफ्ट करने की कोशिश करना है। ओके, यानी सिर को स्थिर रखना है, उसके नीचे सपोर्ट रखना है, सिर और गर्दन दोनों सिर और गर्दन दोनों को। जी। अगर आपके पास कुछ और है नहीं सुविधा, सड़क पर है मान लीजिए, कुछ आसपास नहीं है आपके, तो आप 2, 3, 4 जो भी व्यक्ति हैं वो सब उस तरह से उसको होल्ड करें कि सिर और गर्दन उसका स्थिर रहे। जी। और सर, इसमें एक चीज ये और बताइए कि जैसे आपने अभी जिक्र किया हेलमेट का, तो आपका कहना ये है कि एक व्यक्ति उसकी गर्दन को स्थिर रखे पकड़कर और दूसरा व्यक्ति बहुत आराम के साथ ध्यान से हेलमेट को ऊपर की तरफ करके रिमूव करे।
अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर एक चीज ये कि मान लीजिए ये तो गर्दन और सिर और गर्दन की बात हो गई। अगर मान लीजिए सिर में ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और चूंकि जब चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो देखिए कांच वगैरह कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि हमें सिर बांधते हुए या गर्दन पे कहीं अगर ब्लीडिंग आ रही है तो उसको बांधते हुए कुछ प्रिकॉशनरी ध्यान रखना होता है चीजों नहीं, का? बेसिकली ऐसा है ना कि अगर कांच वगैरह आपको दिखाई दे रही है तो ये रिकमेंडेशन है कि कोई भी चीज जो बाहरी चीज है आपके शरीर में है तो उसे वहां ना निकालें। उसे हॉस्पिटल में ही निकाला जाता है। जी। उसको वहां निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और उस वक्त कोई ब्लीडिंग अगर आपको समझ में आता है तो उस पे प्रेशर देके उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, तो उस वक़्त जो भी चीज़ आपके पास है, हाथ से प्रेशर दे सकते हो तो हाथ से प्रेशर देना है। अगर आपको गमछा है तो गमछा से प्रेशर देना है। तो बेसिकली ये सारी जो इवेंट्स होती है वो रोड साइड होती है, तो हाँ उस जी। वक़्त कुछ होता नहीं है आपके जी, जी। पास कि जी, प्राइमरी जी, एड जी। दे सकें। जी। तो इसलिए जो भी चीज़ उस वक़्त हम ये ध्यान में नहीं देंगे कि भाई आज गमछा गंदा है या ये या है, हाँ पहले जी, पेशेंट की जान लाइफ़ बचानी है। बचानी है और लाइफ़ बच जाए तो फिर वो जो इन्फेक्शन अगर उसके थ्रू होता है तो वो बात की बात है, वो कंट्रोल हो जाती है। ओके, यानी अगर किसी को कांच वगैरह लग गया है तो आपको भले ही दिख रहा है, आपको वो रिमूव नहीं करना है। और उसके आसपास से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप आसपास में हाथ रख के या कपड़ा बांध करके उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन ये चीजें रिमूव नहीं करनी है। ठीक है सर। इसी तरह अगर सर हम बात करें कि चेस्ट में मान लीजिए रोड एक्सीडेंट होता है तो पता नहीं होता किसको कहाँ चोट लगी है, कहाँ फ्रैक्चर है, तो क्या ऐसे कुछ सिम्टम होते हैं? मान लीजिए जो पेशेंट कॉन्शियस है ना, बेहोश नहीं हुआ है, वो तो बता सकता है कि उसको कहाँ दिक्कत हो रही है अगर वो उस स्थिति में है। कई बार पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट को हमें कैसे हैंडल करना है? देखिए, ऐसा है कि अनकॉन्शियस पेशेंट को ये तो पूरा ट्रॉमा का मैनेजमेंट एक इवैल्यूएशन है। तो अगर हम उसको पेशेंट को तो आपको सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन करना है, पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आना है। एक बार हॉस्पिटल में आने के बाद से जो अनकॉन्शियसनेस है, जो उसका कई सारा कॉज़ होते हैं। सिर्फ़ हेड इंजरी कॉज़ नहीं होती, उसके ब्लीडिंग में कहीं अगर पूरे शरीर में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग की वजह से भी इंसान का जो है, खून का जो प्रवाह है, वो ब्रेन में प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को हेड टू टो एग्ज़ामिन करते हैं। उसका एक प्रक्रिया है कि जब भी पेशेंट ट्रॉमा सेंटर में या किसी भी अस्पताल में जाता है, जहाँ ट्रॉमा की फैसिलिटी है, तो वहाँ पेशेंट को एक प्रोटोकॉल की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्वे। सो पेशेंट ट्रॉमा का पेशेंट का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट शुरू हो जाती है आपके ट्रीटमेंट वो सर्वे के साथ साथ। तो पेशेंट आया आपके पास उसी वक्त ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, साथ में सर्वे होता रहेगा। तो प्राइमरी सर्वे में हम ABCDE करते हैं। तो ए में क्या है कि हम सबसे पहले जो है पेशेंट को अब हम ये है कि मतलब एक्स ABCD यानी कि एक्सटिंग्युएटिंग हेमरेज। तो कोई अगर ब्लीडिंग हो रही है, आप दिख रहा है कहीं ब्लीडिंग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारे पास प्री हॉस्पिटल वाले नहीं आते, हमारे पास मतलब डायरेक्ट आते हैं, जिसको केयर नहीं मिला रहता है, तो हमारे पास डायरेक्ट आते हैं। तो ऐसे मरीज को जैसे कोई बाहर की ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को सबसे पहले रोकने की कोशिश की जाती है। अगर वो ब्लीडिंग प्रेशर देके जैसे कि प्रेशर देके उसके बाद फिर हम एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिसेबिलिटी यानी ब्रेन का चेक करते हैं। एक GCS होता है, ग्लासगो कोमा स्केल, उससे हम चेक करते हैं और E फॉर एक्सपोजर, है ना? एक्सपोज करके उसको पूरा देखते हैं। अब साथ में हमें उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं, यानी कि टेम्परेचर कम शरीर ना हो जाए क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके भी अपने कॉम्प्लिकेशन उसको भी प्रिवेंट करना होता है। तो एयरवे जो पहला है, जिससे सबसे पहले इंसान मर सकता है, वो है एयरवे। तो साँस उसको मेंटेन करना है, वो ज़रूरी है। तो एयरवे और साथ में सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन, ये पहला कैटेगरी है जिसमें ये करते हैं। बी फॉर ब्रीदिंग, जिसमें चेस्ट। तो उसका एक तरीका है, एक हम कंप्रेशन करके देखते हैं, बाहर देखते हैं कि कोई इसमें चोट लगी है या नहीं लगी है। फिर उसके बाद हम उसको ऑस्कल्टेड मतलब स्टेथोस्कोप से देखते हैं कि इंट्री कम है या नहीं है, तो उससे पता चल जाता है ना? तो उससे हम फिर बाद में उस पेशेंट को अगर चेस्ट इंजरी रहती है और उसको कन्फर्म करते हैं कि एक्स-रे से, चेस्ट एक्स-रे जो एग्जंक्ट है और पेल्विक एक्स-रे, तो 2 एक्स-रे होते हैं, वो कराने होते हैं। तो चेस्ट एक्स-रे में पता चल जाता है कि पेशेंट को या तो हवा भरी हो या खून भरा है
या हवा और खून दोनों भरा हुआ है, रिब फ्रैक्चर्स हैं साथ में, तो उसका इलाज ये है कि एक ट्यूब आती है जिसको आईसीडी बोलते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज बोलते हैं। तो उसको हम चेस्ट में डालते हैं। डालने का एक तरीका होता है, उसमें चेस्ट में एक नली डलती है और जिससे जितने भी अंदर की जो ब्लीडिंग है या हवा भरा है, वो सारे के सारे जो है एक ट्यूब से कनेक्टेड एक वाटर सील्ड सिस्टम होता है, उसमें वो आता रहता है। तो उसका इलाज ऐसे होता है। बहुत ही कम ऐसे पेशेंट होते हैं जिस पेशेंट में जरूरत पड़ती है ऑपरेशन की, जिसको थोरैकोटोमी कहते हैं, तो वो बहुत ही कम पेशेंट होते हैं। वैसे आप कह लो मोर देन 95% जो पेशेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ आईसीडी से ट्रीट हो जाते हैं चेस्ट इंजरी के। ओके। सर, ये जो आपने प्रोसीजर बताया, ये तो वो प्रोसीजर है जो हॉस्पिटल में आने के बाद होता है ना? नहीं, हॉस्पिटल से पहले भी कर सकते हैं इसको प्री हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे यहाँ प्री हॉस्पिटल अभी वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, क्योंकि वो भी ट्रेंड मेडिकल वो होते हैं जिनको सिखाया जाता है कि भाई अगर कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिस कंडीशन में अगर न डाला जाए तो इंसान तुरंत मर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में सिखाया जाता है कि भाई कैसे करना होता है, कैसे क्या करना है। लेकिन चूंकि अगर हॉस्पिटल नो भी नियर बाई हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्टेशन का भी एक नियम है कि आप तुरंत जो है किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की कोशिश ना करें। सबसे पहले पेशेंट को नियर बाई सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल जो उसको ट्रॉमा का केयर दे सकता है वहां लेके जाएं। वहां वो पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे, स्टेबलाइज करके फिर पेशेंट को रेफरल करेंगे ऐसे सेंटर पे जिस सेंटर पे सारा इलाज हो सके। ये तो आपने हॉस्पिटल का प्रोसीजर बताया। जो ऑन द स्पॉट जहां दुर्घटना हुई है, वहां जो व्यक्ति हैं उनके लिए आपने कहा कि जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको करवट लेकर लिटानी है ताकि लार वगैरह सलाइवा जो भी है वो फेफड़ों में ना जाए। तो सर, कई बार दुर्घटना में ऐसा होता है, स्पेशली जो टू व्हीलर्स पर लोग होते हैं उनके साथ, कि दांत वगैरह टूट जाते हैं हेलमेट होते हुए भी, चूंकि हेलमेट भी कई तरह के आ रहे हैं। तो जो कांच होता है जिनमें आगे की तरफ, सिर्फ वो उन लोगों के साथ उस तरह की स्थिति ज्यादा बनती है कि दांत वगैरह टूट जाते हैं, मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? सेम यही चीज, ये सिर्फ सिर्फ सलाइवा के लिए नहीं बात हो रही है, ये लार के लिए सिर्फ बात नहीं हो रही है, ये बात सारी चीजों के लिए होती है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर से अगर कोई चीज है जो नीचे जा सकती है, जाके वो किसी की जिंदगी खतरे में डाल सकती है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये प्रोसीजर की जाती है। मतलब अगर हमें ऐसा कोई केस दिखता है, तो चूंकि मुंह से होने वाली ब्लीडिंग को हम कोई और तरीके से नहीं रोक सकते, बट हम जो अपना बेस्ट कर सकते हैं वो ये है कि हम उसे करवट से लेटा दें ताकि जब तक एम्बुलेंस आए या जो भी हम नियर बाय हॉस्पिटल पहुंचे। सर, हमने हेड की बात की, नेक की बात की, चेस्ट की बात हो गई। अभी हम बात करेंगे सर कि पेट में ऐसी कौन सी इंजरी हो सकती है रोड एक्सीडेंट के दौरान, और जब हम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस समय पे जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी स्थिति और खराब ना हो? देखिए, पेट की जो इंजरी होती है वो एक्चुअली जब तक कि वो ऐसा इंजरी ना हो जिसमें कि आंतें बाहर आ जाएं या फिर आपको कोई ब्लीडिंग दिख रही है, तो ब्लीडिंग के लिए वही है, अगर पेट की जो इंजरी बाहर दिख रही है या आंतें बाहर हो रही है तो हमें उसको बस ढकना है, प्रेशर देना है और हमें हॉस्पिटल पे उस पेशेंट को लेके जाना है। जी। और जहाँ तक ये बात हुई कि पेट में मैक्सिमम जो ब्लीडिंग होती है वो होती है सॉलिड ऑर्गन, जैसे कि लीवर हुआ, स्प्लीन हुआ, उसके अलावा जो है किडनी हुआ। तो इन सारी चीज़ों की ब्लीडिंग की वजह से मैक्सिमम ब्लीडिंग होती है। साथ में हमारे एवोटाज होते हैं, तो उनकी इंजरी तो बहुत ही मतलब आप समझ लो कि वैसे अगर इंजरी हो जाती है तो पेशेंट बहुत ही कम बच पाते हैं, लेकिन अगर जितने बच पाते हैं और जितने आते हैं हॉस्पिटल में, तो वो सारे पेशेंट जो है वो बाद में ट्रीटमेंट उनकी जो है संभव है। ओके। अच्छा सर, एक एक टर्म है डैमेज कंट्रोल सर्जरी। सर, ये क्या है? तो ये सर्जरी बेसिकली पहले आर्मी में यूज हुआ करता था, है ना? तो उसमें जो मेन काम है उसको करना है और बाकी सारी चीजें बाद में होगी, है ना? तो बेसिकली क्या होता है, ये जितने भी पेशेंट आते हैं हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें दो कैटेगरी में मेनली जो है ट्रॉमा के पेशेंट्स को डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टेबल पेशेंट और दूसरा होता है अनस्टेबल पेशेंट। तो जो अनस्टेबल पेशेंट है, तो अनस्टेबल पेशेंट में किसको कहते हैं अनस्टेबल पेशेंट? तो अनस्टेबल पेशेंट वो होते हैं जिनको हमने 1 लीटर सलाइन दिया, फ्लूइड दिया, हैवी फ्लूइड,
उसके बाद ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स कुछ दिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये पेशेंट जो है इम्प्रूव नहीं किया। उसका बीपी फॉल हो रहा है, उसका पल्स रेट जो है काफी हाई है। तो वो पेशेंट जो है सीधे ओटी जाता है। तो ओटी में बेसिकली मिनिमम काम करना है। जब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम ये होता है कि आपको ब्लीडिंग को रोकना है। तो अगर पेट की सर्जरी हो रही है तो पेट को एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी बोलते हैं इसको। पेट ओपन किया और ओपन करने के बाद से हम जो है ब्लीडिंग का रोकना हमारा पर्पस होता है। तो या तो पैक कर दिया, अगर लीवर से इंजरी हो रही है तो पैक कर दिया, किसी वेसल से हो रहा है इंजरी मतलब नसों से, तो उसको हम या तो बांध देंगे या अगर रिपेयर कर सकते हो तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अमूमन जो है वो रिकमेंडेशन नहीं होता है कि आप रिपेयर करने में ज्यादा टाइम लगाए। और अगर कोई आंतों की परफोरेशन हो या फिर आंतों में चोट आई है तो उसमें आपको क्या करना है, बस आपको आंतों को के ऊपर जो है बांध के, जिस एरिया में, चाहे स्टेपलर फायर करके या फिर इस तरीके से करके उसको छोड़ के, और पेशेंट को जल्दी से जल्दी आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। वहां पेशेंट को रिससिटेशन की जाती है। फिर जब पेशेंट एक बार स्टेबलाइज हो जाता है तो फिर उसको फिर वापस दोबारा ओटी में लेके फिर उसकी फाइनल सर्जरी जो है वो करते हैं। तो ये कई स्टेप में होता है जो कि अलग अलग टाइम पे उसको अलग पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। जी। अच्छा सर, अभी एआई के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, तो रोबोटिक सर्जरी या एआई का कुछ रोल है इस सब में, हम यूज कर रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल ट्रॉमा में अगर पार्टिकुलर मैं बात करूं तो रोबोटिक सर्जरी का यूज अभी नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर होगा, है ना। और चूंकि एक जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि ट्रॉमा का जो पेशेंट होता है वो समय नहीं देता हमारे पास। जो आता है तो उसे जो भी काम करना इमीडिएट करना होता है, तो वो सारी चीजें इमरजेंसी होती है, तो ऐसे में समय नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि जो इलेक्टिव पेशेंट हैं, जो ट्रॉमा के पेशेंट एडमिट हो गए, डिस्चार्ज हो गए, फिर बाद में जरूरत पड़ी उनको किसी चीज की सर्जरी किया, तो उसमें हम रोबोटिक सर्जरी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग करते हैं नहीं, एम्स में? यहाँ अभी एम्स में अभी हम नहीं कर रहे, जी। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में उम्मीद रखते हैं कि शायद हम लोग कर पाए। ओके। और इसी तरह एआई का यूज क्या हम ट्रीटमेंट में या सर्जरी में कर रहे अभी हैं? एज ए फुल फ्लेज एआई का यूज नहीं है। जी। लेकिन ये रेडियोलॉजी जैसे कि अल्ट्रासाउंड हुआ या फिर सीटी स्कैन वगैरह हुआ, जी। तो उन सब में इसका यूज किया जा सकता है आइडेंटिफाई करने में, अर्ली आइडेंटिफाई करने में किसी चीज का। और साथ में बेसिकली इसमें तो नहीं, चूंकि ओपन सर्जरी ज्यादा हाँ होती जी, है हाँ जी। ट्रॉमा में, लेकिन अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कोई अगर करना हो तो उसमें भी एआई इनबिल्ट जो है लेप्रोस्कोपी आते हैं, जिसमें वो बताते हैं समय समय जी, पे, जी। तो उससे सर्जन जो है थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। हेल्प लेता है। जी, जी। अच्छा सर, हम ये बताइए कि रोड एक्सीडेंट जो हमारे यहाँ इतने हो रहे हैं और इतनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हमारे यहाँ चलते हैं, अब तो ये सड़क दुर्घटना जागरूकता सप्ताह को बढ़ा करके भी महीना कर दिया गया है। पूरा जनवरी माह हमारा इसी को समर्पित है। बावजूद इसके इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो आप अपने अनुभवों के आधार पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या कारण है इन एक्सीडेंट्स का? और एक कैजुअल अप्रोच है, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बाइक लेके जाता है, हाईवे पे गया तो हेलमेट लगा लेगा, लेकिन अगर कोई मार्केट जाता है, हम और आप यहाँ तक के अगर किसी मार्केट में थोड़ी दूर जाना है, ये बोल के बिना हेलमेट के हम चले जाते हैं, और मैक्सिमम एक्सीडेंट ऐसे ही होता है। तो हमने देखा, ये डेटा कहता है कि मोर देन 50% ऑफ जो एक्सीडेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, वो टू व्हीलर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें कहीं ना कहीं। तो हमें सबसे पहला जो ध्यान देना है, जो मोस्ट क्रूशियल पार्ट है, दैट इज ब्रेन एंड माइंड। तो आजकल एक हेलमेट्स अच्छे अच्छे आने लगे हैं, तो हमें हेलमेट से कभी कंप्रोमाइज नहीं करने हैं। लोकल कंपनी के हेलमेट नहीं लगाने हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि हमें अवेयरनेस ये चीज का लाना है कि हेलमेट हम अपनी सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं, न कि पुलिस के चालान से बचने के लिए। अमूमन क्या होता है कि मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि लोग हाथ हाथ में हेलमेट लगा के और चले चले जाते हैं मार्केट, जहां देखा पुलिस वहां निकाला हेलमेट और पहन लिया। अच्छा, अमूमन हेलमेट भी पूरा नहीं पहनते, हेलमेट भी हाफ कट, जो कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह की जो हेलमेट होता है वो यूज करते हैं। उससे कोई सेफ्टी नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो कोई
इंसान को एक्सीडेंट होता है और वो गिरता है और सर के बल पे गिरता है, तो वो हेलमेट तुरंत बाहर निकल जाता है। तो अच्छे हेलमेट जो होते हैं वो जल्दी नहीं निकलते, और अच्छे हेलमेट जो है वो जल्दी टूटते भी नहीं है। तो उससे हमने जो देखा है हमारे एक्सपीरियंस में, जो लोग हेलमेट पहनते हैं उन लोगों के हेड इंजरी बहुत बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो नहीं होते हैं। और हेड इंजरी आप जानती ही हैं कि हेड इंजरी जो है लिथल है। वो हेड इंजरी एक बार हो जाने के बाद से जस्ट लाइक ए इंजन किसी मशीन का, तो वो बहुत मुश्किल होता है फिर ट्रीटमेंट करना, अगर खासतौर से सीवियर हेड इंजरी। सर, इस बारे में और कुछ जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? दर्शकों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और हमें अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है, और कोशिश ये करना है कि हम सड़क के नियमों का पालन करें। हेलमेट हम अपने लिए लगाते हैं, सीट बेल्ट हम अपने लिए लगाते हैं, ना कि पुलिस के चालान से बचने के लिए। तो हेलमेट हमें अपनी सेफ्टी के लिए करनी है। ट्रिपलिंग ना करें, और खासतौर से रियर सीट पे जो लोग बैठे रहते हैं वो भी हेलमेट लगाएं, जो ड्राइव कर रहे हैं वो भी हेलमेट लगाएं, और बिना हेलमेट के बल 10 कदम भी निकलना हो तो भी बिना हेलमेट के ना निकलें। हम आशा करते हैं ये डॉक्टर साहब के साथ हुई बातचीत आपके बहुत काम आएगी। एक पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है, यानी अगर हम खुद हैं तो ही हमारे लिए इस दुनिया का अस्तित्व है। इसलिए अपनी जान की परवाह सबसे पहले हमें खुद को करनी होगी। रोड सेफ्टी रूल्स जो है, सड़क यातायात नियम, इनका पालन करना पुलिस से डरने के लिए नहीं बल्कि अपने आप की सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।